नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सबके लिए हम लोग जैसे कि आने वाले आगामी सीजीपीएससी प्रीलिम्स, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड और नगर सैनिक जैसे एग्जाम के लिए आप सबको छत्तीसगढ़ को एमसीक्यूज के माध्यम से कैसे कवर करवाना है, इसके लिए हम लोगों ने आप सबके लिए स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ एमसीक्यूज की सीरीज। इससे पहले भी हमारे चैनल पर अलग अलग जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से संबंधित एमसीक्यूज के वीडियो आप सबके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को। अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए नदी अपवाह तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से आपको हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सबके समय बहुत कीमती है। अभी आप सबका एग्जाम सामने 9 फरवरी को होने वाला है, इसलिए आप सबका ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि नदी अपवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ नदी अपवाह तंत्र को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा महानदी है और सबसे छोटा आप देखने को मिलेगा आपको नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। हम लोग 5 नदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग महानदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, क्योंकि महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और इसकी सहायक नदियां और उनसे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उन सबको आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को करना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को करना है आपको प्रेस, और साथ साथ आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तब हमारा यह प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाता है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। जल प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है? तो जल प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को मैंने अभी बताया 5 नदी अपवाह तंत्र में डिवाइड किया गया है, जिसको क्या क्या कहा जाता है चलिए हम लोग देख लेते हैं। नदी अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र। अगर नदी अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं तो मैंने अभी बताया आपको कितने भागों में बांटा गया है। इसको बांटा गया है 5 भागों में बांटा गया है, और 5 भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं वो 5 भाग कौन कौन से हैं और कौन कौन से अपवाह तंत्र आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या आएगा, सबसे पहले नाम आपको याद रखना है, सबसे पहले जिसका नाम आपको याद रखना है वो है महानदी अपवाह तंत्र। क्या है जी? महानदी अपवाह तंत्र। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सेकंड नंबर पर आपको याद रखना है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। दक्षिण में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आप लोग देखेंगे इंद्रावती नदी, जिसको बस्तर की जीवनदायिनी कहते हैं, वो इंद्रावती नदी इसी गोदावरी की सहायक नदी है। उसको हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। आज हम लोग पूरा फोकस करेंगे महानदी अपवाह तंत्र पर। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र सेकेंड अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, अपवाह तंत्र। देन उसके बाद में आप क्या देखेंगे? उसके बाद आप देखेंगे तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा जी? यहाँ पर आएगा सोन नदी अपवाह तंत्र। इसको आपको याद रखना है, सोन नदी अपवाह तंत्र, इसको भी आपको याद रखना है। फिर आप पढ़ेंगे ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली नदी है ब्राह्मणी नदी अपवाह, है ना। तो नदी इसमें इसी का हम लोग देखेंगे, इसी की सहायक नदियाँ, कुछ नदियाँ छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती हैं जो जाकर के ब्राह्मणी में मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे क्या याद रखना है? आगे आपको याद रखना है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के अलावा, है ना, लास्ट में नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा इन सब का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। एग्जाम में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र, उसके बाद में गोदावरी, देन उसके बाद में सोन, और उसके बाद ब्राह्मणी, और सबसे छोटा आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। सबका परसेंटेज याद रखना है, सबका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। क्षेत्रफल से संबंधित अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारियां आपको मिलती है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको याद रखना है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 56.156% क्षेत्र में विस्तार आपको देखने को मिलेगा महानदी अपवाह तंत्र का। तो 100 में से अगर 56% पूरा कवर करती है महानदी, तो आपको समझ में आना चाहिए सबसे बड़ी अपवाह तंत्र कौन सी हो जाएगी जी? महानदी अपवाह तंत्र। आगे अगर आप जाते हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में, तो आप देखेंगे 28.64%। क्या देखेंगे? 28.64% क्षेत्र में विस्तार देखने को मिलेगा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को, है ना, के बारे में। इसके बाद सोन नदी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आपको इसको देखने को मिलेगा
13.64% 63% क्षेत्र में विस्तार है सोन नदी अपवातंत्र का। और ये सोन नदी गंगा नदी अपवातंत्र का है ना, आप देखते हैं उसमें भाग, इसीलिए कई जगह पर इसको सोन गंगा अपवातंत्र भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे ब्राह्मणी नदी की अगर बात करते हैं तो इसको देखेंगे 1.0403% क्षेत्र में, 1.03% क्षेत्र में आपको इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा, इसको याद रखना है। आगे अगर आप देखते हैं तो आपको नर्मदा नदी के बारे में अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 0.55% क्षेत्र में विस्तार देखने को मिलेगा। कौन सा? नर्मदा नदी अपवातंत्र। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसको भी आप लोग यहीं पर नोट कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपको ये परसेंटेज याद रखना है। इसको याद रखेंगे 7743 है ना, 7743 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, इसको लाख हेक्टेयर में याद रखेंगे। मैं सबके पीछे लाख हेक्टेयर नहीं लिखूंगा, केवल आपको क्षेत्रफल अब लिख करके बता दूंगा, ठीक है जी। 7743 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। इसको कैसे याद रखेंगे? 3949 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, ठीक है। आगे अगर आप जाएंगे, अगर सोन नदी की अगर बात करते हैं, सोन नदी की, तो इसको आपको याद रखना है 18.985 लाख क्षेत्र में फल में आपको इसका विस्तार देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आगे अगर आप देखते हैं ब्राह्मणी नदी के बारे में, तो ब्राह्मणी नदी का आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेगा 1.423 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जबकि अगर यहां पे अगर आप बात करते हैं तो 0. ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, ठीक है। ये सब लाख हेक्टेयर में है ना, पीछे मैं बता दे रहा हूं, ये रहेगा लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग इन सब के बारे में कल के क्लास में देखेंगे, आज की क्लास में पूरा बात करेंगे हम लोग महानदी अपवातंत्र के बारे में। चलिए देखते हैं, अपवातंत्र को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम का कहने का मतलब होता है घटते क्रम में, और घटते क्रम का मतलब होता है आप सबको सबसे बड़ा पहले लिखना है, फिर उसके बाद छोटा, देन उसके बाद छोटा, देन उसके बाद में सबसे छोटे को आपको लिखना होता है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। तो अभी अभी मैंने बताया 56% क्षेत्र पर है ना, मेनली याद रखेंगे 56.15, वो कौन सा है? महानदी। तो महानदी तो चारों में दिया हुआ है। उसके बाद हमने देखा किसका? गोदावरी का 28.64। तो इसमें देखते हैं गोदावरी कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पर यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये दोनों को तो आप अभी एलिमिनेट कर लीजिए, ठीक है। देन आगे आप देखेंगे गोदावरी के बाद में सोन नदी अपवातंत्र का भाग आता है, जो कि 13.63 लाख है ना, 63% क्षेत्र में इसका विस्तार है, जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आगे अगर आप देखते हैं तो ब्राह्मणी नदी का आता है 1.03% क्षेत्र में, यहाँ पर ब्राह्मणी नदी देखने को मिल रहा है, लेकिन नर्मदा यहाँ पर आगे आ गया है। तो हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, महानदी अपवातंत्र के संबंध में असत्य कथन की पहचान हमको करना है। महानदी अपवातंत्र राज्य का सबसे बड़ा अपवातंत्र है, मैंने अभी बताया 56.1 है ना, 5% क्षेत्र में इसका विस्तार है, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवातंत्र है। महानदी अपवातंत्र की ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। अगर ढाल को अगर आपको समझना है तो मैप में थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए। ये रहा आपका है ना धमतरी जिला, और धमतरी के सिहावा पर्वत में फरसिया नामक स्थान से महानदी का उद्गम होता है, ये आपको पता है। उद्गमित होकर के ये रिवर सबसे पहले कांकेर में, थोड़ा सा बालोद में, फिर पुनः प्रवेश करती है कहाँ? धमतरी में। फिर ये जाती है राजिम है ना, मतलब गरियाबंद। उसके बाद रायपुर से ऐसे प्रवाहित होकर के पहुँचती है कहाँ? ये पहुँचती है महासमुंद, फिर बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा जिले, फिर शक्ति, और शक्ति से रायगढ़ और सारंगगढ़ के बीच सीमा बनाते हुए ऐसे निकल जाती है। कहाँ पर ये निकल जाती है जी? आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी, अर्थात उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो ये छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है, इसको आपको पूछा जाएगा। उद्गम कहाँ पे होता है ये पूछा जाएगा। अभी अगले स्लाइड में इसके बारे में जितने प्रश्न बनते हैं एक जगह इसको हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है महानदी अपवातंत्र की ढाल, अगर आप देखेंगे इसको, अगर मैप में आप देख पा रहे होंगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर यहाँ से उद्गमित होकर के ऐसे पहले उत्तर की ओर, फिर ऐसे ऐसे जा रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे जी? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व कह सकते हैं, आपको याद रखना है। लेकिन अगर ऑप्शन में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिया हुआ है तो आपको याद रखना है इसकी ढाल आपको पूरब की ओर लेना है, क्योंकि अंतिम तौर पर यह पूरब की ओर जा करके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। अगर उत्तर पूर्व दिया है तो पहला प्रायोरिटी आपको देना है उत्तर पूर्व को, लेकिन अगर केवल उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम लिखा हुआ है
तब की स्थिति में आपको पूरा आंसर लेना होगा। ठीक है, तो ये सेकंड कथन भी सही है, पहला कथन भी सही है। महानदी एक अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। ऐसी नदियां जो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए प्रवाहित होती है, फ्लो होती है, ऐसी रिवर को, ऐसी नदियों को कहा जाता है अनुवर्ती नदियां। और महानदी भी एक अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। आपको याद रखना है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए ये अपने ढाल के अनुरूप ही प्रवाहित हो रही है, आपको याद रखना है। इसलिए महानदी एक अनुवर्ती नदी है। इसके तट पर नकटा मंदिर स्थित है। जी नहीं, इसके तट पर नकटा मंदिर स्थित नहीं है। अगर इसके तट पर कौन कौन सी चीजें स्थित है, इससे संबंधित चीजें के बारे में अगर हम लोग अगले स्लाइड में देखें तो बेहतर होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, महानदी से कितने प्रश्न बनते हैं, कहां से उद्गमित होता है, इसकी सहायक नदियां क्या है, इन सब पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। महानदी, महानदी की अगर आप बात करते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, तो मैं आप सबको थोड़ा सा मैप के जरिए आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। देन उसके बाद में इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आप सबको थोड़ा सा मैप में समझना होगा। ठीक है, इस स्थान को आप याद रखेंगे, धमतरी में स्थित सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत, और सिहावा पर्वत के पूर्वी छोर से, एग्जाम में अगर पूछ ले पश्चिमी या पूर्वी, तो आपको याद रखना पूर्वी छोर से, पूर्वी छोर में स्थित फरसिया नामक स्थान से, कहाँ से, फरसिया, इसको भी आपको याद रखना है, फरसिया नामक स्थान से उद्गमित होती है महानदी। फिर फ्लो की अगर हम बात करते हैं, फ्लो की बात करते हैं, तो आपको याद रखना फ्लो क्या है, ये फ्लो ऐसे उद्गमित हुई है ना, कहाँ से, धमतरी से। दिन आगे कहाँ बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी आगे कांकेर, कांकेर के बाद जाएगी बालोद, बालोद के बाद वापस धमतरी, धमतरी के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद में आपको आगे याद रखना है कहाँ पर, गरियाबंद से आगे फ्लो होगी ऐसे थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ही आपको मोड़ना है, ये ऐसे रायपुर, फिर महासमुंद ले जाना है, महासमुंद के बाद बलौदाबाजार, फिर आपको ले जाना है कहाँ पर, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से आगे शक्ति, शक्ति से रायगढ़ और सारंगढ़ के बीच सीमा बनाते हुए ऐसे कहाँ निकल जाएगी, ये निकल जाएगी उड़ीसा की ओर। आपको याद रखना है। तो ये कितने जिलों में प्रवाहित हुई है, मैंने आपको लगातार इसमें अभी बोलते हुए आपको बताते हुए मैंने चला। सबसे पहले तो ये धमतरी जिला है, फिर आपको मैंने कहाँ कहा, ये हमने देखा कांकेर में। ठीक है, कांकेर, उसके ऊपर हमने क्या देखा, ये बालोद, क्या है, बालोद, फिर पुनः धमतरी में एंट्री करती है। फिर उसके बाद आप देखते हैं ये कौन सा है, तो हमने देखा ये राजिम है, क्या है, राजिम अर्थात गरियाबंद जिला। कौन सा जिला है, गरियाबंद, गरियाबंद जिला। ठीक है, आपको याद रखना है गरियाबंद। फिर इधर आप देखते हैं तो ये कौन सा है, ये है रायपुर, हमने बताया रायपुर जिला है ये। फिर ये महासमुंद पड़ता है, महासमुंद से ऊपर ये कौन सा जिला है, बलौदा बाजार। फिर आप देखेंगे कौन सा जिला है, ये है जांजगीर चांपा, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको जांजगीर चांपा के बाद आप देखेंगे शक्ति, और शक्ति के बाद रायगढ़, और नीचे सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये पूरे 11 जिलों से प्रवाहित होती है हमारे यहाँ महानदी, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए इसके बारे में अब लिखते हैं, एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, उद्गम कहाँ से होती है, सिहावा पर्वत धमतरी जिला में है, और सिहावा पर्वत में कौन से जगह मैंने कहा, फरसिया नामक स्थान पर, फरसिया नामक स्थान से। कई जगह पर आजकल आपको देखने को मिलेगा गणेश घाट, क्या मिलेगा, गणेश घाट, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, गणेश घाट नामक स्थान से करके। ठीक है, विसर्जन कहाँ पे हो रहा है, तो आपको याद रखना है विसर्जन कहाँ पे हो रहा है, तो हमने देखा था विसर्जन कहाँ पे होता है जी, विसर्जन होता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में विसर्जन होती है। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से प्रवाहित होती है, जिले अगर आपसे पूछा जाए तो 11 जिलों से प्रवाहित होती है, आपको याद रखना है महानदी। ठीक है, इसके अलावा आपको इसके सहायक नदियों के बारे में आगे स्लाइड में मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जगह कम पड़ेगा। लेकिन अगर मेनली हम बात करें तो इसको भी थोड़ा सा ड्रॉ कर ही लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम सबको याद रहे अच्छे से। इसको अगर हम लोग महानदी समझे तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हमको इसकी सहायक नदी के रूप में हमको पढ़ना है। अगर हम सबसे पहले देखें ऐसे दक्षिण की ओर से जाती हुई नदियाँ, तो हम सबसे पहले देखेंगे दूध नदी, क्या देखेंगे जी, दूध नदी। और दूध नदी के बाद हमको देखना है धमतरी जिले में एक नदी जिसको कहते हैं सीलियारी नदी, और इसी सीलियारी नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसको आप कहते हैं मॉडम सिल्ली
डैम, क्या कहते हैं, माडुमसिल्ली डैम। और माडुमसिल्ली डैम का निर्माण कब हुआ था, 1923 में, ठीक है। उसके बाद सिलियारी के बाद आपको देखने को मिलेगा पैरी नदी, ठीक है। और पैरी की सहायक कौन सी नदी है, पैरी की सहायक है सोंढूर। उसके बाद आप देखेंगे पैरी के बाद आगे सूखा रिवर देखेंगे, मलेवा डोंगरी से उद्गमित होकर के आती है सूखा नदी। आगे आप देखेंगे इसी में जोंक नदी, क्या देखेंगे, जोंक नदी। देन उसके बाद आपको लास्ट में देखने को मिलेगा नीचे की ओर से जाने वाली नदी लात नदी, कौन सी नदी, लात रिवर। अगर अब ऊपर की ओर से अगर आप देखते हैं, है ना, नॉर्थ की ओर से अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सी रिवर। सबसे पहले आपको याद रखना है शिवनाथ नदी, क्या याद रखेंगे, शिवनाथ, शिवनाथ जो कि महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। देन उसके बाद में आप देखेंगे हसदेव नदी, क्या देखेंगे, हसदेव नदी। हसदेव के बाद आपको देखना है कौन सी नदी, ये है बोराई नदी, कौन सी नदी है, बोराई रिवर। और बोराई के बाद एक नदी आती है जिसको कहते हैं मान नदी, जो कि मैनपाट से उद्गमित होकर के आएगी। फिर आप पढ़ेंगे रायगढ़ वाले ज़िले में, है ना, केलो नदी, ठीक है, लुड़ंगी पहाड़ी से आती है। फिर आप पढ़ेंगे खुर्जा पहाड़, है ना, पंडरा पहाड़ के पास से निकल के आने वाली नदी ईब नदी, इसको भी आपको याद रखना है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये रही महानदी की सहायक नदियाँ, 11 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियाँ कैसे कैसे आती हैं इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। और जो जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग प्रश्नों के अकॉर्डिंग वहाँ पर सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, महानदी को विष्णु पुराण में किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अन्य नाम से प्रश्न पूछा गया है, तो अन्य नाम से जो प्रश्न बनता है उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्न का पहले हम लोग सही जवाब देख लेते हैं कि महानदी को विष्णु पुराण में किस नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसको ऋषि तुल्या के नाम से जाना जाता था। तो चलिए अन्य नामों से जो प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, महानदी के अन्य नाम, ठीक है। तो अन्य नामों के बारे में चलिए देखिए जी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है महानदी के बारे में ट्रिक याद रखना है, ठीक है। ट्रिक याद रखना है, आपको पहले बोलना है सनीमा, क्या बोलेंगे, सनीमा। फिर आपको लिखना है द्वाची सब, क्या बोलना है, द्वाची सब। ये दो ट्रिक आपको याद रखने हैं। अब इस ट्रिक के माध्यम से आपको क्या क्या चीज़ें याद होती हैं ये हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पर स लिखा हुआ है उसका मतलब है सतयुग, क्या है, सतयुग। उसके बाद आपको याद रखना है जो बीच में आप नील देख रहे हैं इसका मतलब है नीलोत्पला, क्या है, नीलोत्पला। इसके अलावा आपको याद रखना है जो लास्ट में वह देख रहे हैं इसका मतलब है वायु पुराण, क्या है, वायु पुराण। चलिए देखते हैं नीचे, ये जो द्वा देख पा रहे हैं इसका मतलब है द्वापर युग, क्या है, द्वापर युग। इसके बाद जो जो चीज देख पा रहे हैं इसका मतलब है चित्रोत्पला, क्या है, चित्रोत्पला। इस बात को भी आपको याद रखना है। जो सब देख पा रहे हैं इसका मतलब होता है स्कंद पुराण, क्या होता है, स्कंद पुराण। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में आप सबको पता है वर्तमान में क्या कहते हैं इसको, वर्तमान, है ना। वर्तमान से पहले आपको देख लेते हैं प्राचीन नाम। प्राचीन नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्राचीन नाम, प्राचीन काल में क्या कहते थे, तो इसको प्राचीन काल में कहते थे कनक नंदिनी, क्या कहते थे जी, कनक नंदिनी। कनक नंदिनी प्राचीन काल में किसको कहा जाता था, महानदी को कहा जाता था। वर्तमान में क्या कहते हैं, वर्तमान में क्या कहते हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वर्तमान नाम। तो वर्तमान में आप सबको पता है महानदी कहते हैं, पर एग्जामिनर आपसे घुमा देगा ये महानदी किसके नाम पर पड़ा है। तो आपको याद रखना है श्रृंगी ऋषि के शिष्य, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य, ठीक है। इसकी भी अपनी एक कहानी है ना, कभी सुनेंगे इसको, लेकिन अभी एग्जाम के लिए हमको कहानी नहीं सुनना है, अभी हमको फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर, महानंदा के नाम पर, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, तो ये जितने भी प्रश्न बनेंगे उसके लिए ये दोनों ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार भूलता है, इसके लिए ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब था विष्णु पुराण में ऋषि तुल्या कहते हैं, नीलोत्पला कहा जाता था सतयुग में और वायु पुराण में, चित्रोत्पला कहा जाता था द्वापर युग में और स्कंद पुराण में, कनक नंदिनी कहते थे प्राचीन समय में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, महानदी अपनी प्रवाह के मार्ग में किस जिले से बाहर जाने के बाद पुनः उस जिले में प्रवाहित होती है। तो हमने अभी देखा था कैसे धमतरी जिले से उद्गमित होती है, फिर जाती है कांकेर, कांकेर से बालोद और पुनः आती है कौन से जिले में, धमतरी जिले में। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धमतरी लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा,
तो आपको याद रखना है ये जो सिहावा लिखा हुआ है बेसिकली, है ना, इसके जगह में आप लिख लीजिए धमतरी। क्या लिख लीजिए? धमतरी। और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। महानदी के तट पर बसे शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो आप सबको हम बता दें इसके बारे में, महानदी के संबंध में अगर आप देखते हैं तो महानदी का उद्गम ऐसे होता है और दिन उसके बाद ऐसे फ्लो होता है, आपको पता ही होगा, ऐसे हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा है। तो इसमें आप सबको लगातार इसके तट पर बसे हुए शहर या मंदिर जो हैं उससे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अगर आप जाते हैं गरियाबंद में तो एक नदी आती है पैरी, और पैरी की सहायक क्या है? सोंढूर। पैरी और सोंढूर आप सबको पता होगा गरियाबंद जिले में। और यहीं पर एक मंदिर आपको देखने को मिलता है गरियाबंद में ही ना, गरियाबंद में ही। इस मंदिर को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं भैया राजिम राजीव लोचन का मंदिर कहते हैं। और ये स्थान क्या कहलाता है? राजिम कहलाता है, आपको याद रखना है। राजिम इसके तट पर स्थित है। इसके अलावा आप जब आगे जाते हैं महासमुंद में तो आपको महासमुंद में क्या देखने को मिलता है? ये गरियाबंद है ना, G4 गरियाबंद। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिरपुर। क्या देखने को मिलेगा? सिरपुर। ये कहाँ पर स्थित है? महासमुंद में। आगे आप जाते हैं बलौदा बाजार में तो बलौदा बाजार में एक जगह है पलारी। क्या है? पलारी। सिद्धेश्वर शिव जी का मंदिर आपको बार बार पूछा जाता है, पलारी में स्थित है। एग्जाम में पलारी में स्थित शिव जी के मंदिर के बारे में, प्राचीन शिव मंदिर के बारे में बार बार पूछा गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। कौन से जिले में है? बलौदा बाजार जिले में आपको देखने को मिलता है। ऊपर आप देखेंगे शिवनाथ महानदी और जोंक के संगम पर स्थित है जांजगीर चांपा में। उसको क्या कहते हैं? इस जगह को कहते हैं शिवरी नारायण। क्या कहते हैं? शिवरी नारायण। इसको याद रखना है, जांजगीर चांपा जिला। आगे आप जाते हैं तो आपको, है ना, मान लात और महानदी के संगम पर एक मंदिर देखने को मिलता है जिसको आप कहते हैं शक्ति जिले में स्थित। इस मंदिर को आप क्या कहते हैं? चंद्रपुर। क्या कहते हैं? चंद्रपुर। चंद्रहासिनी देवी का मंदिर, नाथाल दाई का मंदिर स्थित है इसी चंद्रपुर के पास, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहे इसके तट पर बसे हुए शहर और यहाँ के मंदिरों के बारे में जानकारी आपको याद रखना है महानदी के बारे में। अब इसको हमको उत्तर से दक्षिण जमाना है तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से चंद्रपुर हमारा ऊपर में आएगा सबसे पहले। तो पहले हमको याद रखना है 3 नंबर। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं इस ऑप्शन के हिसाब से तो पलारी आ जाएगा। तो पलारी कहाँ पर है? 1 नंबर में, तो 1 नंबर आ जाएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं सिरपुर को, तो यहाँ पर सिरपुर दूसरे नंबर पर दिया गया है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। देन उसके बाद में जो बच जाता है वो है 4 नंबर। और ऐसा ऑप्शन आपको देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में 3 1 2 4। तो इस अकॉर्डिंग से आपको जमाना है। वो दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण भी पूछ सकता है, या उसको सिंगल भी पूछ सकता है। बताइए यहाँ पर कौन कौन से, है ना, मंदिर जो है कहाँ कहाँ पर स्थित है। संगम भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको संगम मैंने बताया, एक राजिम का मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपको याद रखना है शिवरी नारायण में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो शिवरी नारायण अगर आपसे पूछा जाए, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में, तो यहाँ पर कौन कौन से रिवर मिलते हैं। तो आपको याद रखना है महानदी, शिवनाथ और जोंक, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अगर आप देखते हैं चंद्रपुर में, है ना, तो चंद्रपुर अगर आपसे पूछा जाए चंद्रपुर में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं चंद्रपुर में, तो आपको याद रखना है यहाँ पर मिलती है महानदी, मांड और लात। इसको आपको याद रखना है। ये 3 नदियों का संगम होता है कहाँ पर? चंद्रपुर में। शिवरी नारायण में महासमुंद, है ना, महानदी और शिवरी नारायण कहाँ पर है जी? ये है जांजगीर चांपा जिले में। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी है? महानदी, है ना, शिवनाथ और जोंक, ये तीनों नदियाँ मिलती हैं कहाँ पर? शिवरी नारायण के पास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं जी, महानदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बैराज शक्ति जिले में नहीं बना है। तो आप सबको हम बता दें इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग बैराज बने हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब तक शक्ति जिला जांजगीर चांपा से अलग नहीं हुआ था, यहाँ पर हम लोग 5 बैराज को पढ़ते थे, जिसमें से शिवरी नारायण, बसंतपुर, कलमा, मिरौनी और साराडीह, ये 5 बैराज पढ़ते थे हम लोग जांजगीर चांपा में। लेकिन अब जांजगीर चांपा में से पृथक करके शक्ति जिला एक अलग जिला बना दिया गया है जिसमें से आप पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो शिवरी नारायण और बसंतपुर हैं, क्या है? शिवरी नारायण। बचपन में आप सबके दादाजी नाना जी आपको कहानियाँ सुनाते होंगे शीत बसंत का, इसी से आपको याद रखना है, शीत बसंत से आपको याद रखना है, शीत बसंत आपको याद रख लेना है। और ये दोनों को याद रख लेना कहाँ पर? जांजगीर चांपा जिले में।
तो शीत बसंत कहेंगे। और कहाँ पर कहेंगे? जांजगीर चांपा में। तो शिवरी नारायण और बसंतपुर का जो बैराज है ये कहाँ पर स्थित है? जांजगीर चांपा में। इसके अलावा मिरौनी, साराडी और कलमा, ये तीनों बैराज आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? शक्ति जिले में। नवगठित जिला है शक्ति, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये तीनों बैराज। इसके अलावा महानदी पर बना हुआ है समोदा बैराज। क्या बना हुआ है? समोदा बैराज। समोदा बैराज, समोदा बैराज की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर बना हुआ है? ये आपको दिखेगा रायपुर में। ठीक है, आप सबको याद रखना है, रायपुर में मिलेगा आपको समोदा बैराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। महानदी मांड और लात के संगम पर कौन सा स्थल है? मैंने अभी अभी बताया ये स्थल है चंद्रपुर। शिवरी नारायण कौन कौन सी नदी के तट पर है? महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। ठीक है, राजिम कौन कौन सी नदी के तट पर है ना? महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी। ठीक है, सोंढूर नदी आपको याद रख लेना है। ठीक है, सोंढूर नदी। ठीक है, खैरागढ़ की अगर आप बात करते तो खैरागढ़ जो है शिवनाथ की सहायक है, शिवनाथ की सहायक है ना, शिवनाथ की सहायक है। कौन है सहायक? प्रमुख सहायक नदियों में उसकी है। तो आप देखते हैं एक नदी है जिसको कहते हैं आमनेर। क्या कहते हैं? आमनेर। और इसी आमनेर की और दो सहायक नदियां हैं जिसको आप कहते हैं आमनेर, पिपरिया और मुस्का। क्या कहते हैं? आमनेर, पिपरिया और मुस्का। और इन तीनों के संगम पर स्थित है, इन तीनों के संगम पर स्थित है छत्तीसगढ़ की संगीत नगरी कही जाने वाली खैरागढ़। ठीक है, ये भी नवगठित जिला है, आपको याद होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है। तो महानदी की सहायक नदियों में अगर आप देखते हैं तो शिवनाथ को देखते हैं, हसदेव को देखते हैं, साथ ही साथ आप देखते हैं लात नदी को। मैंने आपको बताया था लीलागढ़ जो है ये है ना शिवनाथ की सहायक नदी है। ठीक है, आपको याद रखना है लीलागढ़ किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की सहायक नदी है। इसकी लंबाई अगर बात करेंगे 135 किलोमीटर लंबाई है। कोरबा पूर्व क्षेत्र से है ना हरदी बाजार नामक स्थान से लीलागढ़ का उद्गम होता है। प्राचीन समय में इसको निडला नाम से जाना जाता था। प्रसन्नपुर नामक शहर इसी के तट पर बसाया गया था प्रसन्न मात्र के द्वारा, जिसको वर्तमान में आप मल्हार शहर के नाम से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल फिर से मल्हार महोत्सव का प्रारंभ किया है। इसको इस बार करंट अफेयर से हम लोग जब पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, 20 लाख रुपए के बारे में खर्चा करने के बारे में जो बताया गया था मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ाते हुए वक्त बताया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है लीलागढ़ नदी। आगे देखिए, मलाच कुंडम जलप्रपात किस नदी पर है? तो अगर आप देखते हैं महानदी की एक सहायक नदी है जिसको आप कहते हैं दूध नदी। क्या कहते हैं? दूध नदी। और ये निकलती है मलाज है ना, मलाज कुंडम की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? मलाज कुंडम की पहाड़ी, कांकेर से। और इसी पर एक वाटरफॉल है जिसको क्या कहते हैं जी? इसी को कहते हैं मलाज कुंडम वाटरफॉल, जो कि किस नदी पर है? दूध नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है। अब इन पर बने हुए बैराज और परियोजनाओं से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका सही जवाब दीजिए और देखते हैं फिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका सही जवाब चलिए बताइए जी आप लोग। चलिए देखते हैं। ठीक है, रुद्री बराज की बात करते हैं तो रुद्री बराज ये स्थित है ना, आपको याद रखना है 1912 से 15 के बीच में बनाया गया था रुद्री बराज। इसको आपको याद रखना है, ये तो सही सुमेलित दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दुधवा जलाशय की अगर बात करते हैं तो कांकेर जिला में आप इसको देख पाएंगे। कांकेर जिला में 1965 से 65 लिखा हुआ है, जो कि है ना इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है ये है ना। बेसिकली ये 1962 है ना, 1962 है, आपको याद रखना है। ठीक है, 1962 से 1965 तक इसका आपको देखने को मिलेगा निर्माण कार्य। ठीक है, आपको याद रखना है 1962 से 1965 तक दुधवा जलाशय ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ये आपको देखने को मिलेगा कांकेर जिला में। कहाँ देखने को मिलेगा? कांकेर जिला में। रुद्री बराज की अगर आप बात करते हैं तो रुद्री बराज आपको 1912 से 1915 के दौरान देखने को मिलेगा आपको धमतरी जिला में। ठीक है, गंगरेल की अगर बात करते हैं तो ये 1978 से 1979 के बीच बना हुआ था है ना, ये भी सही है, मैच है। ये आपको ये भी देखने को मिलेगा आपको धमतरी जिले में। ठीक है, इसी को पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से आप जानते हैं है ना, गंगरेल डैम को, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है,
गंगरेल डैम। माडुमसिल्ली की अगर बात करें तो ये 1925 नहीं है, ये है 1923। ठीक है, क्या है, 1923 है। और ये कौन सी नदी पर है, तो मैंने आपको बताया था धमतरी जिले में स्थित है, सिलियारी नदी पर। ठीक है, माडुमसिल्ली है ना बैराज। इसके अलावा आपको याद रखना है माडुमसिल्ली बैराज को, इसको डैम को, इस परियोजना को जानते हैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना किसको कहते हैं, छोटेलाल बैराज, बाबू छोटेलाल बैराज के नाम से जानते हैं इसको। जबकि इसमें मैंने बताया था गंगरेल को कहते हैं पंडित रविशंकर, क्या कहते हैं, रविशंकर जलाशय कहते हैं, आप सबको पता होगा। जबकि अगर रुद्री बैराज की बात करते हैं तो इसको डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज के नाम से भी जाना जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, रुद्री बैराज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा दुधवा जलाशय, गंगरेल और माडुमसिल्ली, तो यहाँ पर जो है 1925 लिखा हुआ है, ये लिखा होना चाहिए था 1923, इसलिए यहाँ पर क्या सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि हमारे टाइपिंग मास्टर ने यहाँ पर 1962 को भी गलत लिख दिया था, आपको याद रखना है 1962 जो है ना, एक आपको इसको सुधार कर रखना है, तब आप इसका ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है जान पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, है ना, ये जो तीनों डैम आप देख पा रहे हैं, रुद्री, है ना, दुधावा और गंगरेल, ये तीनों आपको महानदी पर दिखेंगी, जबकि माडुमसिल्ली आपको सिलियारी नदी पर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, शिवनाथ नदी के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो शिवनाथ नदी के बारे में अगर आप सबको बताएं तो आप सबको पता होना चाहिए शिवनाथ नदी का उद्गम गोडी ग्राम गढ़चिरौली से होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है ना, शिवनाथ नदी के बारे में कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा पाना बरस की पहाड़ी, क्या, पाना बरस की पहाड़ी। एग्जाम में जो भी लिखा हो, ठीक है, चाहे पाना बरस की पहाड़ी लिखा हो, चाहे लिखा हो हाँ ना महाराष्ट्र का गोडी ग्राम गढ़चिरौली, दोनों को ही आपको आंसर के तौर पर जानना है। छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई देखेंगे तो 290 किलोमीटर है। महानदी और शिवनाथ नदी में दो प्रश्न बनते हैं डिफरेंस, जो आपको यहाँ पर याद रखना है, महानदी के बारे में और शिवनाथ के बारे में। ठीक है, शिवनाथ की कुल लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर, और ये पूरा फ्लो कहाँ पे हो रही है, छत्तीसगढ़ में। इसलिए छत्तीसगढ़ में प्रवाह की दृष्टि से ना, प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी है शिवनाथ। लेकिन महानदी की अगर बात करते हैं तो महानदी की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। तो प्रवाह की दृष्टि से सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, प्रवाह की दृष्टि से सेकेंड लार्जेस्ट। लेकिन छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी किसको कहते हैं, महानदी को कहते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। और शिवनाथ जो है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, इस बात को भी आपको याद रखना है। लेकिन शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, लीलागर, आपको याद रखना है। ठीक है, सभी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। जी हाँ, इसके तट पर नांद घाट स्थित है। अगर आप जाएंगे बेमेतरा जिला में, अगर प्रवाह की बात करते हैं, है ना, शिवनाथ की, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कौन सा जिला, मोहला मानपुर, फिर राजनांदगांव, फिर आप पहुंच जाएंगे दुर्ग, दुर्ग से आप कहाँ पहुंचेंगे, बेमेतरा, बेमेतरा से आपको देखने को मिलेगा ऊपर मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर, बिलासपुर से जांजगीर चांपा। तो कितने जिले से आपने इसका फ्लो देखा है, तो चलिए काउंट करते हैं, है ना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, फिर राजनांदगांव, फिर हमने कहाँ देखा, दुर्ग, दुर्ग से कहाँ गए हम लोग, है ना, बेमेतरा, बेमेतरा से हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर, बिलासपुर से जांजगीर। तो काउंट कीजिए कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। एक और जिला इसमें ऐड करना है, वो कौन सा जिला, नीचे बलौदा बाजार जिला तो छूट रहा है जी, बलौदा बाजार आपको याद रखना है। ठीक है, बलौदा बाजार जिला छूट रहा है, आपको याद रखना है। और इसी बलौदा बाजार जिले में, है ना, शिवनाथ की एक सहायक नदी पड़ते हैं, जिसको आप लोग क्या जानते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं इसके सहायक नदी के नाम से, वो है जमुनिया रिवर। कौन सी रिवर है, जमुनिया रिवर। किसकी सहायक है, ये शिवनाथ की सहायक है। तो बलौदा बाजार जिले से भी ये प्रवाहित होती है। तो कुल टोटल आप देख पाएंगे ये 8 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। कहाँ से निकल रही है, तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे पानाबरस की पहाड़ी, मानपुर, मोहला लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये महाराष्ट्र के गोडी ग्राम गढ़चिरौली से। और इसी के तट पर बेमेतरा जिला में, कहाँ, बेमेतरा में स्थित है नांद घाट।
क्या स्थित है? बेमेतरा में स्थित है नानघाट। मुंगेली वाले जब क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे मदकू द्वीप को, ये भी किसके तट पर स्थित है? ये भी स्थित है शिवनाथ नदी के तट पर। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मनियारी है। मैंने अभी अभी बताया था इसकी सबसे बड़ी नदी मनियारी नहीं है ना। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? लीलागर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर। ठीक है, लीलागर की लंबाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है या सही कथन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ को 18-18 गढ़ों में विभाजित करती थी? तो आपको हम बता दें, ये जो शिवनाथ नदी का जो फ्लो होता है, जो कि सिवरी नारायण के पास महानदी से जाकर के मिलती है, आपको याद रखना है यही शिवनाथ नदी प्राचीन समय में 18-18 गढ़ों में छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को विभाजित करने का काम करती थी ऐतिहासिक काल में। इस बात को आपको याद रखना है, वो नदी है शिवनाथ नदी। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। प्राचीन काल में शिवनाथ नदी को सूनी नदी या शिवा नदी के नाम से भी जानते थे। प्राचीन काल में इसे सूनी नदी, साथ ही साथ शिवा नदी, क्या नदी? शिवा नदी के नाम से भी जाना जाता था। किस नदी को? शिवनाथ नदी को। आपको याद रखना है ये सूनी नदी मत्स्य पुराण में, कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में कहा गया है। इस बात को याद रखेंगे। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 18-18 गढ़ों में उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करने का काम शिवनाथ नदी करती थी। ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और खुद शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी लीलागर है। इस बात को भी आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियों के बारे में अभी कुछ देर के बाद में हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर इसको आप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे राजनांदगांव जिले के पास, है ना, आगे जब, है ना, सुरही नदी, उसके ऊपर जब आप जाते हैं खैरागढ़ में तो आमनेर देखेंगे। और आमनेर की ही खुद सहायक नदी जो है, कौन कौन सी है? पिपरिया और मुस्का, और उसी के संगम पर आपको खैरागढ़ शहर आपको देखने को मिलता है। तो इसकी खैरागढ़ में सहायक नदी कौन सी आकर के मिलती है? इसमें आमनेर। जबकि राजनांदगांव में सुरही इसकी सहायक नदी है। ऊपर आप जाएंगे कवर्धा वाले क्षेत्र में तो आपको कवर्धा वाले क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां इसमें आते हुए दिखाई देती हैं जी? चलिए बताइए, इसमें कौन कौन सी नदियां आती हुई दिखाई देंगी आपको इसकी सहायक नदियों में? हाफ नदी के बारे में आपने सुना है? हाफ नदी कहाँ से आकर के मिलती है? हाफ नदी आकर के मिलती है कवर्धा वाले क्षेत्र से, है ना, शिवनाथ नदी में। ऊपर जब जाएंगे तो आपको मुंगेली में देखने को मिलेगी कौन सी नदी? मनियारी रिवर। और मनियारी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? आगर, टेसवा, छोटी नर्मदा, है ना, ये सब आप पढ़ते हैं कहाँ पर? मुंगेली में, मनियारी की सहायक नदियों में। तो मनियारी भी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। मनियारी से आगे आप जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अरपा रिवर भी इसकी सहायक नदी है। और अरपा के बाद आप सबसे, है ना, पूर्व की ओर देखेंगे लीलागर नदी को, जो कि शिवनाथ की सहायक नदी है। नीचे की ओर से जाने वाली सहायक नदियों में आप देखेंगे खरखरा को, तांदुला को, और देखेंगे एक खारून नदी को। तो खारून भी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की ही सहायक नदी है। और बलौदाबाजार जिले में आपको देखने को मिलेगा जमुनिया नदी। इसको अगले स्लाइड में हम लोग लिख लेंगे ताकि आप सबको अच्छे से याद हो जाए। तो 18-18 गढ़ों में विभाजित करने का काम शिवनाथ नदी करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। ठीक है, सूखा नदी। तो सूखा नदी का उद्गम मलेवा डोंगर से होता है। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। सूखा नदी का उद्गम मलेवा डोंगर से होता है। आपको इसको देखने को मिलेगा महासमुंद वाले जिला वाले क्षेत्र में। और इसी सूखा की सहायक नदी है कोडार नदी। सूखा की सहायक नदी कौन सी है? कोडार नदी, जिस पर कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ में संचालित है। इस बात को भी आपको याद रखना है। पैरी नदी की बात करते हैं तो गरियाबंद जिले में भातरीगढ़ी की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है। और पैरी नदी पर एक परियोजना संचालित है जिसको कहा जाता है सीकासार परियोजना। क्या कहते हैं? सीकासार परियोजना। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सीकासार परियोजना भातरीगढ़ की पहाड़ी से उद्गमित होने वाली पैरी नदी पर है। और पैरी स्वयं महानदी की सहायक नदी है। और पैरी की सहायक नदी अगर आप जानना चाहते हैं तो पैरी की सहायक नदी है भैया सोंढूर नदी। इसको आपको याद रखना है। और पैरी नदी के तट पर गरियाबंद में सिरगिट्टी नामक स्थान पर प्राचीन काल में बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। बिंद्रा नवागढ़ तहसील के पास मैनपुर पठार में भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है। ये सब बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। जोंक नदी के बारे में अगर आप देखते हैं तो जोंक नदी का उद्गम नवरंगपुर पहाड़ी से नहीं होता है। इस बात को आपको याद रखना है। नवरंगपुर पहाड़ी से सोंढूर नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? सोंढूर का। ठीक है, जबकि अगर जोंक नदी की उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो जोंक नदी का उद्गम होता है
है ना। सोनबेरा पठार कहाँ से, सोनबेरा पठार उड़ीसा और महासमुंद के बॉर्डर पर लगा हुआ क्षेत्र है सोनबेरा का पठार, है ना, आपको याद रखना है। यहीं से उद्गमित होती है जोंक नदी और महासमुंद और बलौदाबाजार जिले में ऐसे प्रवाहित होते हुए जाती है और जा करके शिवरी नारायण के पास महानदी में मिलती है। तो वो आपको पता होगा, जोंक, शिवरी नारायण और महानदी के संगम पर शिवरी नारायण स्थित है, इसको आपको पता होगा। ठीक है, जोंक, शिवनाथ और महानदी के संगम पर शिवरी नारायण स्थित है। और जोंक नदी पर बलौदाबाजार जिले में कौन सी परियोजना संचालित है, जोंक व्युत्पत्तन परियोजना इसी पर संचालित है बलौदाबाजार जिले में। दूध नदी की अगर बात करते हैं तो मलाज कुंडम की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इस हिसाब से यहाँ पर का सही सुमेलित नहीं था, इसमें तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सही जो है इसका होने वाला है, क्योंकि नवरंगपुर पहाड़ी से सोंढूर नदी का उद्गम होता है। सभी बातों को याद रखना है, कौन किसकी सहायक नदी है मैं आपको डिटेल से बताते हुए चल रहा हूं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान हमको करना है। पैरी नदी के तट पर प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए, मैंने अभी बताया सिरकिट्टी नामक स्थान पर। कहां पर, सिरकिट्टी नामक स्थान पर गरियाबंद जिले में देखने को मिलेगा। कहां पर, गरियाबंद जिले में प्राचीन बंदरगाह मिला था। पैरी नदी पर सीकासार परियोजना 1995 गरियाबंद में संचालित है, आपको याद रखना है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये भी 1995 में। पैरी नदी का अधिकतम प्रवाह धमतरी जिले में होता है, ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैरी नदी का अधिकतम प्रवाह जो आपको देखने को मिलता है गरियाबंद जिले में देखने को मिलता है, इस बात को आपको याद रखना है, गरियाबंद जिले में। सीकासार परियोजना में वर्ष 2006 में, तो पहली बात आपको याद रखना है, सीकासार परियोजना बना कब था, 1995 में। सीकासार परियोजना बना कब है, 1995 में। इसमें 2006 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से आप देखेंगे 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट यहां पर संचालित हैं। ठीक है, 2 यूनिट यहां पर संचालित है, इस बात को याद रखना है। इसीलिए यहां पर टोटल जो विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है, 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है, इस बात को आपको याद रखना है। सीकासार परियोजना में 2006 से, ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। गरियाबंद जिला होना चाहिए था, यहाँ पर धमतरी लिखा था, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में है। मैंने अभी अभी बताया, महासमुंद में एक नदी प्रवाहित होती है, मुख्य नदी, उस नदी को कहते हैं हम लोग सबसे पहले बात सूखा नदी, जो कि महानदी की सहायक नदी है। पहले तो इसको याद रख लीजिए, ये महानदी है। ठीक है, और ये नदी कौन सी है, सूखा नदी। और सूखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अभी हमने देखा था मलेवा डोंगर से। कहाँ से होता है, मलेवा डोंगर से, इस बात को याद रखना है, मलेवा डोंगर से इसका उद्गम होता है। ये जाकर के मिलती है महानदी में। और सूखा की सहायक नदी है जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, कोडार नदी। क्या कहा था, कोडार। और इसी कोडार पर परियोजना संचालित है। इस परियोजना को कहते हैं कोडार या शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। और कौन से जिले में है ये, महासमुंद जिले में, इस बात को याद रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रश्नों को याद रखना है। कोडार किसकी सहायक है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, तो आपको जवाब देना है कोडार सहायक है सूखा की, और सूखा किसकी सहायक है, महानदी की। ठीक है, ये सभी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं लगातार, इसलिए आप सबको अच्छे से याद रखते हुए जाना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, असत्य कथन की पहचान हमको करना है। महानदी पर प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। अगर आप लोग रायगढ़ और सारंगगढ़ वाले क्षेत्र में जब जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा महानदी पर एक सड़क पुल, जिसको क्या कहते हैं, जिसको आप लोगों को जानते हैं, है ना। सारंगगढ़ और रायगढ़ वाले क्षेत्र में एक जगह है जिसको कहते हैं सूरजगांव। और नीचे आपको देखने को मिलेगा कौन सा गांव, नंदी गांव। इन दोनों के बीच में सड़क पुल बना हुआ है जिसकी लंबाई है 1830 मीटर। ठीक है, 1830 मीटर लंबी है, जो कि प्रदेश की सबसे लंबी सड़क पुल है, इसको याद रखना है। महानदी पर राजिम के पास सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, जी हाँ, इसी को आप लोग लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं, लक्ष्मण झूला कहते हैं। ठीक है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी हसदेव नदी है। अभी हमने देखा था हसदेव की अगर आप लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 176 किलोमीटर की लंबाई है हसदेव की। जबकि आपने देखा है शिवनाथ की लंबाई कितनी है, शिवनाथ
90 किलोमीटर, और यही महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। शिवनाथ नदी महानदी से सिवनी नारायण के पास मिलती है, हमने देखा है ये महानदी है, ये शिवनाथ नदी है, और यहीं पर आकर के मिलती है जोंक। ये क्या है? शिवनाथ महानदी, और ये क्या है? जोंक। और ये तीनों मिलकर के यहाँ पर कौन से मंदिर है? यहाँ पर सिवनी नारायण। जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आपने देखा क्या है, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? तो आपने शिवनाथ नदी को लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखा हुआ था हसदेव, इसलिए ये असत्य कथन है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर हमको व्यवस्थित करना है। अब ये जो पूछा गया प्रश्न है ये शिवनाथ की सहायक नदियों से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शिवनाथ की सहायक नदियों को ड्रॉ करते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं शिवनाथ की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले हमको याद रखना है एक नदी जो कि बालोद जिला से उद्गमित होती है, उस नदी को आप जानते हैं किस नाम से? उसको आप कहते हैं खरखरा नदी। क्या कहते हैं? खरखरा नदी। और ये कहाँ से उद्गमित होती है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है इसका उद्गम होता है डौंडी लोहारा से। कहाँ से? डौंडी लोहारा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना, डौंडी लोहारा। और ये कहाँ पर है? जिला अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना ये है बालोद जिले में। ठीक है, खरखरा नदी। और खरखरा नदी पर खरखरा डैम भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? खरखरा डैम। तो खरखरा डैम भी याद रख लेंगे। खरखरा डैम कब बना है? 1967 में। ठीक है, खरखरा डैम। इसके अलावा आपको याद रखना है किसकी सहायक नदी? शिवनाथ की एक और अन्य सहायक नदी जिसको आप लोग जानते हैं किस नदी के नाम से? आप जानते हैं ये भी उद्गमित होती है बालोद जिले में से नीचे एक जिला पड़ता है कांकेर जिला, जिसको कहते हैं आप लोग कांकेर जिला। और कांकेर जिला में एक स्थान है भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है एक नदी जिसको आप लोग जानते हैं तांदुला नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जानते हैं? तांदुला। ये आपको याद रखना है। तांदुला कहाँ से उद्गमित होती है? भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। भानु प्रतापपुर की पहाड़ी आपको याद रखना है। भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से उद्गमित होती है तांदुला नदी। और तांदुला की सहायक नदी है एक जुआरी नदी, और इसी जुआरी नदी पर गोंदली परियोजना संचालित है जो एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है बालोद जिले में तांदुला की सहायक, इसको याद रख सकते हैं ना, जुआरी नदी। कौन सी नदी है? जुआरी नदी। और इस जुआरी नदी पर कौन सी परियोजना है? मैंने बताया अभी, इस नदी पर परियोजना जो संचालित है इसको कहते हैं गोंदली परियोजना। क्या कहते हैं? गोंदली परियोजना। और ये परियोजना कब बना था? 1956 में। कब बना था? 1956 में बना था। इस बात को आपको याद रखना है, गोंदली परियोजना। ठीक है, तांदुला नदी की सहायक नदी है जुआरी। और तांदुला पर भी एक परियोजना है जिसको कहते हैं तांदुला परियोजना। क्या कहते हैं? तांदुला परियोजना। और तांदुला परियोजना कब बना था अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1930 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1913 में बना था तांदुला परियोजना। इस बात को आपको याद रखना है। अब आप एक और नदी के बारे में आपको याद रखना है जिस नदी को आप लोग जानते हैं बालोद जिले में ही उद्गमित होती है। बालोद जिले के पटेचुआ की पहाड़ी से, पेटेचुआ की पहाड़ी से उद्गमित होकर के ऐसे जाने वाली एक रिवर है जिसको आप लोग किसके नाम से जानते हैं? खारून नदी के नाम से, जो कि बलौदा बाजार और रायपुर की सीमा वाले क्षेत्र में सोमनाथ के पास, कहाँ पर? सोमनाथ के पास जाकर के मिलती है ना, शिवनाथ नदी से। और इस नदी को कहते हैं आप लोग खारून नदी। और खारून नदी के तट पर जो शहर बसा हुआ है इस शहर को कहते हैं आप लोग रायपुर शहर। इस बात को आपको याद रखना है। खारून नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? खारून नदी के तट पर बसा हुआ है रायपुर शहर। इसके अलावा आपको दुर्ग में खारून नदी के तट पर दुर्ग जिले में आपको देखने को मिलेगा। उद्गमित कहाँ से हो रहा है? पेटेचुआ की पहाड़ी। कहाँ से? पेटेचुआ पहाड़ी। और ये कहाँ पर है? ये पहाड़ी स्थित है बालोद जिले में। इसको याद रखना है, पेटेचुआ की पहाड़ी दुर्ग में। खारून नदी पर इसके तट पर जो स्थान है इसको कहते हैं दुर्ग में तरी घाट। क्या कहते हैं? तरी घाट, दुर्ग में। जबकि रायपुर में इसी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? महादेव घाट। आपने नाम सुना होगा, महादेव घाट। रायपुर में आपने सुना होगा खारून नदी। तो ये नीचे से जाने वाली नदियों में खरखरा, तांदुला है ना, उसके अलावा खारून, और आपको बलौदा बाजार जिले में ही एक रिवर देखने को मिलेगा
जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं जमुनिया रिवर। क्या कहते हैं? जमुनिया रिवर। जमुनिया भी सहायक नदी है शिवनाथ की। तो इसको आपको याद रखना है, ऐसे ही आपको इसको याद रखते हुए चलना है। अगर आप देखते हैं इधर से प्रवाहित होने वाली नदियों में, तो आपको पहले याद रखना है ना, सुरही नदी। क्या याद रखेंगे? सुरही नदी। फिर आगे आप देखेंगे खैरागढ़ वाले क्षेत्र में इस नदी को आप कहते हैं आमनेर। क्या कहते हैं? आमनेर। और आमनेर की सहायक कौन कौन सी नदी है जी? तो आमनेर की सहायक है, बीच वाला आमनेर हो जाएगा मेन नदी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पिपरिया, और नीचे आप क्या देख सकते हैं? मुस्का। और ये तीनों के जहाँ पर संगम है वहाँ पर कौन सा शहर बसा हुआ है? खैरागढ़। ऊपर आप देखेंगे कवर्धा से एक नदी आती है जिसको आप क्या कहते हैं? हाफ नदी। कौन सी नदी कहते हैं? हाफ नदी कहते हैं। और हाफ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांदावनी की पहाड़ी से होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कांदावनी की पहाड़ी से उद्गमित होकर के आती है हाफ नदी। इसकी कुल लंबाई 44 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। कल मैं आपसे ये बोलते बोलते 34 किलोमीटर मैंने बोल दिया था, आपको याद रखना है 44 किलोमीटर की लंबाई है हाफ नदी की, जो कि कितनी कहाँ से उद्गमित होती है? कांदावनी की पहाड़ी से उद्गमित होती है, आपको याद रखना है। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक नदी जिसको आप कहते हैं मनियारी रिवर। क्या कहते हैं? मनियारी। और मनियारी रिवर का उद्गम कहाँ से होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है मनियारी नदी का उद्गम होता है सिहावल सागर नामक स्थान से, जो कि पेंड्रा लोरमी के पठार पर स्थित है। वहीं से अगर आप देखेंगे तो मनियारी नदी और इसी के तट पर अमेरिकापा ताला गांव शहर बसा हुआ है। लोरमी के साथ साथ तखतपुर भी मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। इसकी सहायक नदियों में अगर आप देखते हैं मनियारी की सहायक नदियों में, तो आप देखते हैं एक को कहते हैं आगर, एक को कहते हैं टेसवा, साथ ही साथ आप देखते हैं छोटी नर्मदा और घोंघा जैसी रिवर इसकी सहायक नदियां आप पढ़ते हैं मनियारी नदी के सहायक नदियों में। और इसी आगर नदी के तट पर मुंगेली शहर बसा हुआ है। आपको मनियारी नदी के तट पर मुंगेली शहर को नहीं समझना है, आगर नदी के तट पर बसा हुआ है मुंगेली शहर। सब बातों को अच्छे से याद रखना है ना। सभी रिवर सिस्टम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए मनियारी से आगे कौन सी नदी आती है? इसमें बिलासपुर से निकल करके एक नदी आती है जिसको आप कहते हैं अरपा नदी। और अरपा की सहायक नदी कौन सी है? तो अरपा की सहायक नदी में आप पढ़ते हैं खारंग इसकी सहायक नदी है, जिस पर खारंग जलाशय बना हुआ है, जबकि अरपा नदी पर भैंसाजार परियोजना संचालित है। सभी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, आपको याद रखना है। खारंग नदी पर जो खारंग परियोजना है उसी को संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है, जबकि मनियारी नदी पर जो मुंगेली में परियोजना है उसको खुड़िया परियोजना या राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे है ना, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच सीमा बनाती हुई एक नदी आती है जिसको कहते हैं लीलागर। तो ये सब बातें याद रखना है शिवनाथ नदी के बारे में। ये शिवनाथ नदी का पूरा जो इसका रिवर सिस्टम है, इसकी सहायक नदियों के साथ ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जमाते हैं इसको कहाँ से? पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से देखेंगे तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा जमुनिया, फिर देखने को मिलेगा खारून, खारून के बाद तांदुला और तांदुला के बाद खरखरा। तो देखिए इसमें कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है जमुनिया, खारून, तांदुला, खरखरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होने वाला है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, खारून नदी से संबंधित असत्य कथन की पहचान हमको करना है। खारून नदी से संबंधित, तो खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैंने अभी बताया था खारून नदी का उद्गम जो होता है ये होता है पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद से, और शिवनाथ की ये सहायक नदी है, हमने पढ़ा था। इसका उद्गम कांकेर स्थित पेटेचुआ की पहाड़ी से होता है। कांकेर नहीं, हमने देखा बालोद में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? बालोद में। ठीक है, इसके तट पर तरी घाट स्थित है, हमने देखा तरी घाट दुर्ग में इसी के तट पर स्थित है। ये कथन भी सही है। इसका प्रभाव क्षेत्र बालोद, रायपुर, दुर्ग है ना, बलौदाबाजार जिले में आता है। जी हाँ, आपको पता होगा बालोद से उद्गमित होता है, फिर रायपुर में, दुर्ग में इसी के तट पर तरी घाट है, रायपुर में इसी के तट पर महादेव घाट और रायपुर शहर बसा हुआ है। आगे देखेंगे बलौदाबाजार जिले में सोमनाथ के पास, ये शिवनाथ में जाकर के मिल जाती है। ये कथन भी सही है। इस हिसाब से आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर बी इसमें असत्य कथन दिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है मनियारी नदी के संबंध में सही कूट का चयन करना है। तो मैंने अभी बताया था आपको मनियारी नदी के बारे में। मनियारी नदी के बारे में चलिए देखते हैं। ठीक है, ये है शिवनाथ नदी। पहली बात आपको याद रखना है शिवनाथ, और ये है मनियारी नदी। और मनियारी नदी के बारे में मैंने बताया उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है भैया सिहावल सागर नामक स्थान से। सिहावल सागर, ठीक है, सिहावल सागर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों में अगर आप देखेंगे तो इसकी सहायक नदियों में अगर आप देखते हैं है ना, तो दाईं ओर से आने वाली दो नदियां आपको याद रखना है। दाईं ओर से आने वाली दो नदियां, मुख्य नदी है
एक को कहते हैं आगर, क्या कहते हैं, एक को कहते हैं आगर और एक को कहते हैं टेसुआ, क्या कहते हैं, टेसुआ। ये दो नदी आपको याद रखना है मनियारी की सहायक नदी में, ठीक है। आगे अगर आप देखते हैं तो इसकी और दो अन्य सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक को कहते हैं आप लोग छोटी नर्मदा, क्या कहते हैं, छोटी नर्मदा, जबकि एक को आप क्या कहते हैं, एक को आप कहते हैं घोंगा, क्या कहते हैं, घोंगा नदी। छोटी नर्मदा और घोंगा इसकी, है ना, बाईं ओर से आने वाली नदी है, लेफ्ट साइड से आने वाली है, जबकि ये राइट साइड से आने वाली नदियां हैं आगर और टेसुआ, इसको आपको याद रखना है। इसी पर मनियारी नदी पर आपको एक परियोजना याद रखना है ना, मुंगेली जिले में, ठीक है। इस परियोजना को कहते हैं खुड़िया परियोजना, क्या कहते हैं, खुड़िया परियोजना, खुड़िया परियोजना कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। खुड़िया परियोजना कहने का मतलब है इसका एक अन्य नाम राजीव गांधी परियोजना, क्या कहते हैं, राजीव गांधी परियोजना, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, राजीव गांधी परियोजना किस नदी पर है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है मनियारी नदी पर। और इस आगर नदी के तट पर यहाँ पर एक शहर है, इसको कहते हैं मुंगेली शहर, क्या कहते हैं, मुंगेली शहर। तो एग्जाम में पूछा जाएगा मुंगेली शहर किस नदी के तट पर है, तो आपको याद रखना है आगर नदी, जो कि मनियारी की सहायक नदी है। चलिए अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इससे सॉल्व हो पा रहा है प्रश्न की नहीं। और इस स्थान को आप जानते हैं मदकू द्वीप के नाम से, किसके नाम से जानते हैं, मदकू द्वीप, ठीक है, याद रखते हैं मदकू द्वीप। मनियारी नदी का उद्गम सिहावल सागर नामक स्थान से होता है, जी हाँ हमने पढ़ लिया। मनियारी नदी की बाईं सहायक नदी आगर एवं टेसुआ है, बाई है कि दाई है जी, तो आपको अगर देखना है तो ये देखिए इधर वाले लेफ्ट और ये वाले राइट होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाई, लेकिन ये क्या होना चाहिए था, दाई नदियाँ होनी चाहिए थी, इसलिए ये कथन जो है गलत है। इसके तट पर अमेरिकापा ताला गांव स्थित है। तो अगर मैं बताऊं मनियारी नदी के तट पर, मनियारी नदी के तट पर तटवर्ती शहर अगर आप बात करते हैं तो एक तो स्थित है अमेरिकापा ताला गांव, अमेरिकापा ताला गांव, ठीक है, बिलासपुर जिले वाला अमेरिकापा ताला गांव। फिर आप देखेंगे इसमें लोरमी, लोरमी शहर भी इसी के तट पर बसा हुआ है। आगे देखेंगे इसके तट पर और कौन सा है, तखतपुर, क्या है, तखतपुर। ये तीनों को आपको याद रखना है, तखतपुर, ये तीनों बसा हुआ है किसके तट पर, मनियारी नदी के तट पर। तो ये कथन भी सही है। यह मुंगेली एवं बिलासपुर के मध्य सीमा विभाजन का काम करती है, जी हाँ ये मुंगेली और बिलासपुर के बीच सीमा विभाजन का काम करती है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सही कूट का हमको प्रयोग करना है। इसमें असत्य कथन क्या है हम देख पा रहे हैं, तो हमारे लिए सही क्या क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 1, 3 एवं 4 इसका सही जवाब होने वाला है। यही आपको पढ़ना है किसके बारे में, मनियारी नदी के बारे में। इसकी लेंथ अगर आप पूछ ले कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई ये भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। कुल लंबाई की अगर आप बात करते हैं मनियारी की, तो इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मान नदी पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो मान नदी की अगर आप बात करते हैं तो मान नदी के ये मेन पार्ट है, सरगुजा जिले में है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, सरगुजा जिले में है, उद्गमित होती है, ऐसे आती है, आपको याद रखना है सरगुजा से उद्गमित होती है, फिर रायगढ़ और कोरबा के बीच ऐसे सीमा बनाते हुए, चूंकि अब जांजगीर चांपा पृथक हो चुका है इसलिए शक्ति और रायगढ़ के बीच में ऐसे फ्लो होते हुए आती है और ये मिल जाती है महानदी से। पहले तो इसको आपको याद रखना है, महानदी से। अगर इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं, सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो सहायक नदियों में हमको सबसे पहले याद रखना है किसको, चिंदई रिवर, ठीक है। इसके अलावा हमको याद रखना है कुरकुट रिवर, कुरकुट रिवर इसकी सहायक नदी है, ठीक है। दो सहायक नदियाँ हम किसके बारे में जान लिए, मैन पार्ट से उद्गमित होने वाली, है ना, मान नदी के बारे में, मान नदी। और मान नदी की लंबाई अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई, 155 किलोमीटर की लंबाई है मान नदी की, ठीक है, आपको याद रखना है। सहायक नदियों में चिंदई और कोइराज, क्या याद रखना है, कोइराज, एक और नदी याद रख लेंगे, ठीक है। चिंदई, कोइराज और कुरकुट इसकी सहायक नदी है। मान नदी 155 किलोमीटर मैन पार्ट से उद्गमित होती है, ठीक है, महानदी में जाकर के विसर्जित होती है। इसका ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। ये पूरा क्षेत्र है ना मान नदी घाटी के नाम से विख्यात है, मान नदी घाटी। और यहाँ पर कोयले का सर्वाधिक भंडारण मिलता है, कोयले का सर्वाधिक भंडारण एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, कोयले का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर है, तो आपको बताना है
मान नदी घाटी वाले क्षेत्र में है। और मान नदी पर सरगुजा जिले पर एक जलप्रपात है जिसको कहते हैं सरभंजा वाटरफॉल, सरगुजा जिले में। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इस प्रश्न को भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। कोइराज, कुरकुट और चिंदई इसकी सहायक नदी है। सरभंजा जलप्रपात है। मान नदी महानदी में जाकर मिलती है। मान नदी घाटी कोयले के लिए विख्यात है। इस बात को आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा आप देखते होंगे ये है ना, मान नदी है, यहाँ पर इस जगह को मान और इसके साथ यहाँ पर मिलती है आगर के लात, और ये तीनों के जो संगम स्थल है इसी को आपने क्या कहा था, चंद्रपुर के नाम से इसको आपने संबोधित किया था, शक्ति जिले के पास, ठीक है। तो ये रहा आपका मान नदी, और मान नदी से जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस पे कौन सा वाटरफॉल है, सरभंजा वाटरफॉल है, आपको याद रखना है मान नदी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मान नदी के अलावा अगला प्रश्न क्या और है, आगर नदी। तो आगर के बारे में मैंने बताया, आगर किसकी सहायक नदी है, तो मैंने देखा था आगर नदी जो है सहायक नदी है मनियारी की, आगर टेसवा। और इसी आगर नदी के तट पर मुंगेली शहर बसा हुआ है, मैंने आपको बताया था। और ये जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, भुरकुंड की पहाड़ी। आपके लिए शायद नया प्रश्न हो सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। भुरकुंड की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है आगर नदी का। अगर कुलझारी की पहाड़ी से बात करें तो यहाँ से उद्गम होता है बाघ नदी का। किसका, बाघ नदी का उद्गम होता है, ठीक है। गुपनसर की पहाड़ी की अगर आप बात करते हैं तो गुपनसर की पहाड़ी पर ही आप जब जाते हैं बस्तर में तो आप एक केव को देखते हैं, एक गुफा को देखते हैं जिसको आप कहते हैं कुटुम्बसर की गुफा। कुटुम्बसर की गुफा गुपनसर की पहाड़ी पर स्थित है बस्तर जिले में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भुरकुंड की पहाड़ी आगर नदी का उद्गम स्थल है। आगर जो मनियारी की सहायक नदी है, इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हसदेव नदी से संबंधित असत्य कथन की पहचान हमको करना है। हसदेव नदी घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम हसदेव नदी की बात करते हैं तो कैमूर पर्वत देवगढ़ की पहाड़ी से ऐसे उद्गमित होकर के आती है, आपको याद रखना है। और महानदी में इसका क्या होता है जी, महानदी में होता है इसका विसर्जन, आपको याद रखना है। कुछ इस प्रकार से इसका फ्लो आपको देखने को मिलता है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करते हैं, महानदी की सहायक हसदेव की सहायक नदी की अगर आप बात करते हैं तो आप इसके हसदेव की सहायक नदी में कौन कौन सी नदी को देखते हैं जी, आप देखते हैं सहायक नदियों में एक को कहते हैं अहिरन। क्या कहते हैं, अहिरन, आपको याद रखना है अहिरन, ठीक है। एक को कहते हैं आप लोग चोरनाई। क्या कहते हैं, चोरनाई रिवर। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा झींग, उतेंग और तेंग या तान, ठीक है, तेंग या तान। ये सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा किसकी, ये देखने को मिलेगा हसदेव नदी की सहायक नदियाँ। हसदेव की अगर उद्गम की बात करते हैं तो ये कौन सी पहाड़ी है, मैं बताया देवगढ़ की पहाड़ी है ना, कैमूर पर्वत, ठीक है। अगर लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें हसदेव की, है ना, तो लंबाई कितनी है इसकी 176 किलोमीटर। आपको याद रखना है किसकी लंबाई है, ये लंबाई है हसदेव की लंबाई 176 किलोमीटर। ये महानदी से केरासिलाडीही या ममुआडीही के पास में जाकर के मिलता है, ऐसा कहते हैं। इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिखवा नहीं रहा हूँ। कई लोग आपको बताएंगे केरासिलादेही नामक स्थान पर मिलता है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं केरासिलादेही, पर स्थानीय लोगों का मानना है ऐसा कोई स्थान नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखवा नहीं रहा था, लेकिन आपको बुक में पढ़ते हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आपको बता दिया। केरासिलादेही कई लोग इसको कहते हैं ममुआडीही के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना है चोरनई, अहिरन, झींग, उतेंग, है ना, और तान। हसदेव नदी के तट पर जांजगीर चांपा जिले में, ये कोरबा जिले की हम बात करें, ये कोरबा है ना, ये देवगढ़ की पहाड़ी और कैमूर की जो पर्वत आप देख पाते हैं, इसका विस्तार मनेन्द्रगढ़, चिमनी, भरतपुर और कोरिया दोनों जिलों में देखने को आपको मिलता है ना, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे आप देखेंगे जांजगीर चांपा जिले में हसदेव नदी के तट पर एक मंदिर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं पीथमपुर। क्या कहते हैं, पीथमपुर, जो कि कलेश्वर महादेव के मंदिर के लिए फेमस है। कलेश्वर महादेव किस नदी के तट पर है, हसदेव नदी के तट पर, जांजगीर चांपा जिले में है, आपको याद रखना है। नागा साधुओं के लिए फेमस स्थल है कौन सा, कलेश्वर महादेव का मंदिर पीथमपुर, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हसदेव नदी की सहायक नदियों में ये जो आप देख पा रहे हैं अहिरन नदी, जिसको आप लोग कहीं कहीं पर जटाशंकर के नाम से भी जानते हैं, जटाशंकर। इसी के तट पर एक शहर है कटघोरा।
कटघोरा शहर किस नदी के तट पर है? तो आपको याद रखना है कटघोरा शहर अहिरन नदी के तट पर बसा हुआ है। किसके तट पर बसा हुआ है? अहिरन नदी के तट पर। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। हसदेव नदी पर प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1967 में बनाया गया था, जिसको हसदेव है ना बांगो के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हसदेव बांगो, या इसी को आप लोग कहते हैं मिनी माता परियोजना। क्या कहते हैं? मिनी माता परियोजना। तो मिनी माता परियोजना का संबंध किससे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है हसदेव नदी से, जो कि 1967 में बना था, है ना। हसदेव बांगो डैम बना था 1967 में, आपको याद रखना है। और स्थान पूछा जाए अगर कौन सी स्थान पर है तो माचा डोली नामक स्थान पर बना था ये डैम। और इसकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए इस डैम की तो आपको याद रखना है ऊंचाई है इसकी 87 मीटर की ऊंचाई है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या सही है क्या सही नहीं है। तो हसदेव नदी घाटी कोयला के लिए फेमस है। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो हसदेव रामपुर का बेसिन पढ़ाया था, है ना, पूर्वी बघेलखंड के पठार में, और ये पूरा क्षेत्र कोयले के लिए फेमस था गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। पहला कथन सही है। हसदेव नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। आपको अभी देखे हैं हसदेव जो है महानदी की सहायक नदी है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखवाया है, ठीक है। तो सेकंड कथन तो गलत हो गया है। इसके तट पर कलेश्वर शिव जी का मंदिर है। अभी मैंने बताया पीथमपुर के पास जांजगीर चांपा जिले में कलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। हसदेव नदी पर प्रदेश की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना 1967 में हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना बना हुआ था। यहाँ पर जो शब्द है इसको फोकस करेंगे, बहुउद्देशीय, ठीक है। प्रथम परियोजना और प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दोनों में अंतर है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। हसदेव नदी पर प्रदेश की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब होगा जी हाँ बनी हुई है, 1967 में बना हुआ था। इसी को हसदेव बांगो या मिनी माता डैम के नाम से जानते हैं। माचा डोली नामक स्थान पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है 87 है ना मीटर, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कटघोरा किस नदी के तट पर है? अभी अभी मैंने बताया था ये अहिरन नदी के तट पर है। ये चौराई नहीं है भैया, है ना, चोरनई है। क्या है? ये चोरनई नदी है। हालांकि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अहिरन नदी के तट पर स्थित है कटघोरा शहर, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी जो हरदेव लिखा हुआ है ये हसदेव है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। केलो नदी से संबंधित असत्य कथन की पहचान करें। इसका उद्गम लुडेंग की पहाड़ी से होता है ना। आपको अगर पूछा जाए इसका उद्गम लुडेंग की पहाड़ी से होता है तो आपको बता दें लुडेंग की पहाड़ी रायगढ़ से उद्गमित होती है केलो नदी, आपको अच्छे से याद रखना है। उड़ीसा के समीप महादेवपाली नामक स्थान पर महानदी में विसर्जित होता है। जी हाँ, ये कथन भी सही है, दोनों कथन सही हैं। इसकी सहायक नदी कोलडेगा व राजर है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी सहायक नदियों में कोलडेगा और राजर इसकी सहायक नदियां हैं केलो नदी की, ठीक है। इसकी कुल लंबाई की अगर आप बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई जो है 100 किलोमीटर ना होकर के 97 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। कितना है? 97 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए गोंदली जलाशय किस नदी पर है? तो मैंने आपको बताया था तांदुला की सहायक मैंने बताया, है ना, जुआरी नदी। और इसी जुआरी नदी पर मैंने बताया था आपको, है ना, डैम जिसको कहते हैं गोंदली परियोजना। और गोंदली परियोजना कहाँ पर है? तो बालोद जिले में है, आपको याद रखना है। कहाँ पर है? बालोद में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भैंसाझार परियोजना। तो भैंसाझार परियोजना के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले समझना होगा ये परियोजना किस नदी पर है। तो आप सबको थोड़ा सा हम ये जो नदी नीचे में ये है शिवनाथ, ठीक है, और शिवनाथ की सहायक नदी है ना, ये जो जिला है इसको आपको याद रखना है जीपीएम, गोरेला पेंडा मरवाही। और गोरेला पेंडा मरवाही में एक जगह है चौरस नामक भूखंड, वहीं पर एक जगह है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। क्या? खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। और यहाँ से उद्गमित होती है जो नदी उसको आप कहते हैं अरपा नदी। और अरपा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? बिलासपुर शहर बसा हुआ है अरपा नदी के तट पर। इस बात को आपको याद रखना। अरपा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से होता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अरपा नदी की लंबाई की अगर आप बात करते हैं तो अरपा नदी की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर की लंबाई है अरपा
नदी की। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। कितनी लंबाई है? 100 किलोमीटर की लंबाई है अरपा नदी की, है ना। तो ये किसकी सहायक नदी है? ये शिवनाथ की सहायक नदी है, खोंडी खोकसरा की पहाड़ी से निकलता है। इसको आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियों में अगर आप देखेंगे तो इसकी सहायक नदियों में सबसे पहले आपको एक नदी जानना है जिसको कहते हैं खारंग रिवर। क्या कहते हैं? खारंग नदी इसकी सहायक नदी है और इसी खारंग नदी पर खारंग जलाशय स्थित है। क्या स्थित है? खारंग जलाशय। खारून एक अलग रिवर है जो कि नीचे से आकर के मिलती है ना, शिवनाथ नदी में बालोदा बाजार के पास। ये नदी कौन सी है? खारंग नदी। इस पर एक डैम बना हुआ है, इस डैम को कहते हैं खारंग जलाशय। क्या कहते हैं? खारंग जलाशय। और खारंग जलाशय का अन्य नाम क्या है अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है, इसी को कहते हैं संजय गांधी। जबकि हमने देखा था राजीव गांधी परियोजना खोड़िया डैम को कहते हैं मनियारी नदी पर मुंगेली जिला में। अरपा नदी पर बना हुआ है, इसकी अरपा की सहायक नदी पर बना हुआ है खारंग नदी पर खारंग जलाशय। और आपको याद रखना है जो ये अरपा नदी है इस पर बिलासपुर जिले में आपको एक डैम देखने को मिलेगा, इसी को कहते हैं भैंसाझार परियोजना। क्या कहते हैं? भैंसाझार परियोजना। तो भैंसाझार परियोजना किस नदी पर है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है भैंसाझार परियोजना जो है बिलासपुर में संचालित है अरपा नदी पर। और अरपा की सहायक खारंग नदी पर खारंग जलाशय है जिसको संजय गांधी के नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। 1920 से बनना प्रारंभ हुआ था, 1931 में जाकर के ये संचालित हुआ था। ठीक है, इसको भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये रहा अरपा नदी। भैंसाझार परियोजना किस नदी पर है? अरपा नदी पर है और अरपा नदी के तट पर बिलासपुर शहर स्थित है। अरपा नदी शिवनाथ की सहायक है। और कौन कौन से इससे प्रश्न बनते इसको हमने पूरा यहाँ पर कवर कर लिया। इसके अलावा इसमें बाद में हम लोग और कौन कौन सी परियोजनाएं वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब वहां पर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से और याद करवा दूंगा। ठीक है, अगर लेंथ की बात करते हैं 100 किलोमीटर की लंबाई, इसको आपको याद रखना है। चलिए देखिए, लीलागढ़ के संबंध में आपसे पूछा गया है। तो लीलागढ़ आपको पता होगा ये भी शिवनाथ की एक सहायक नदी है जो कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। 135 किलोमीटर की लंबाई आपने देखा हुआ है, इसको मैंने पिछले प्रश्नों में आपको अभी बताया है। इसका उद्गम कोरबा के पूर्वी पहाड़ी हरदी बाजार नामक स्थान से होता है। मैंने एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको बताया कोरबा के पूर्वी, है ना, पहाड़ियों से, जिसको हरदी बाजार नामक स्थान कहते हैं, वहां से इसका उद्गम होता है लीलागढ़ नदी का। प्राचीन समय में लीलागढ़ को प्राचीन समय में क्या कहते थे? प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो प्राचीन नाम इसका है निडिला। क्या नाम है? निडिला रिवर के नाम से जाना जाता था। और इस निडिला नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ था पहले प्राचीन समय में, जिसे प्रसन्नपुर के नाम से जानते थे, जिसको प्रसन्न मात्र ने बनवाया था। किसने? प्रसन्न मात्र ने बनवाया था, आपको याद रखना है। सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र ने इसको यहाँ बनवाया था प्रसन्नपुर। और इसी प्रसन्नपुर को अभी वर्तमान में मल्हार शहर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? मल्हार शहर के नाम से जानते हैं। और ये नदी जो है आप सबको याद होना चाहिए, जांजगीर चांपा और बिलासपुर के बीच में सीमा विभाजन का काम करते हुए आती है। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। यह नदी जांजगीर चांपा और बिलासपुर की मध्य सीमा बनाती है। जी हाँ, अभी अभी मैंने बताया। इसके तट पर ताला गांव बसा हुआ है। नहीं, ताला गांव नहीं बसा हुआ है, इसके तट पर बसा हुआ है मल्हार। जबकि अमेरिका का ताला गांव मुंगेली शहर, है ना, में आप मनियारी नदी के तट पर आप देखते हैं बिलासपुर में, है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको आपको सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। ये जो सत्य लिखा हुआ है ये असत्य कथन की पहचान है ना जी। ठीक है, आपको याद रखना है, असत्य कथन की पहचान हमको करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बलमदेई नदी किसकी सहायक नदी है? तो अगर आपको मैं बताऊं तो बारनवापारा अभ्यारण्य जो है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आज तक आप बार बार कंफ्यूज होते होंगे ऐसे। तो बारनवापारा अभ्यारण्य के बारे में अगर आप देखते हैं तो इसका ज़्यादातर पूरा विस्तार आपको देखने को मिलेगा बलौदा बाजार जिले में, जबकि छोटा सा विस्तार आपको देखने को कहाँ मिलता है? महासमुंद में थोड़ा सा। तो और यहीं से उद्गमित होती है ये बलमदेई नदी, और ये महानदी की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। इसी बलमदेई नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात स्थित है महासमुंद में। 7 देवधारा वाटरफॉल, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 7 देवधारा वाटरफॉल महासमुंद में स्थित है ना, आपको याद रखना है महासमुंद में। ठीक है, और ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है बारनवापारा अभ्यारण्य। इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न तो यहाँ पर हो जाता है समाप्त। तो इतने सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। एक नदी के बारे में आज की पूरी क्लास में सेशन में छूट गया था, उसको भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो वो नदी है ईब नदी। ईब नदी का उद्गम जो होता है
ये खुर्जा पहाड़ से होता है, आपको याद रखना है। खुर्जा पहाड़, पंडरा पाठ, जसपुर से इसका उद्गम होता है। जसपुर से इसका उद्गम होता है। 202 किलोमीटर की लंबाई है कुल टोटल लंबाई इसकी कितनी है? टोटल लंबाई इसकी है 202, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर प्रवाहित होती है, इसको याद रखना है। और ये महानदी में कहाँ मिलती है? ओडिशा में जाकर के मिलती है, इसको आपको याद रखना है। इसके तट पर, है ना, इस नदी के तट पर, नदी के तट पर जो बालू मिलते हैं, बालू में सोने के कण प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा जाता है। सोने के कण प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये ईब नदी भी महानदी की सहायक नदी है ना। और ईब नदी के बारे में पूरे सेशन में जो प्रश्न नहीं आया है उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इस प्रकार से महानदी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे आज की इस क्लास में हमने पूरा कवर कर लिया है। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए, आप यहाँ से अपने एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट उठा पाएँ, इसलिए हमने आपके लिए इसको एकदम अच्छे से डिटेल में कवर किया है। मिलते हैं अगली क्लास में रिवर सिस्टम के अगले पार्ट को लेकर के। तब तक आप स्वस्थ रहेंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।